are going to do something on Greenland, whether they like it or not. वेनेजुएला करने के बाद उनका घमंड या ताकत कह लें या मन बढ़ना जो कहते हैं, उनका मन बढ़ गया है। वो इसीलिए चाहता है कि ग्रीनलैंड पर अगर हमने कब्जा कर लिया, दुश्मन के तमाम थ्रेट्स को, मिसाइलों को हम हवा में मार गिराएंगे। अमेरिका इसीलिए यहाँ पर चाहता है। दूसरा, इस जमीन के नीचे बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स है। नाटो की रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ग्रीनलैंड को बचाना आसान है। बड़ी खबर ये आ गई कि ग्रीनलैंड के ऊपर F-35 जो डेनमार्क के पास है, वो ग्रीनलैंड के ऊपर एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं, रिफ्यूलिंग मिशंस को। ऑलरेडी डेनमार्क ये कह चुका है कि अगर अमेरिका का मिलिट्री एक्शन इस इलाके में होगा तो हम गोली चलाने से पहले पूछेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं। आज से 20 साल 25 साल पहले ये लोग सुनते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो खुद ही को प्राइज दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनमें से ही हैं। दर्शकों, एक चीज़ याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना कार्यकाल पूरा कर ले जाएं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जैसी जैसी हरकतें वो कर रहे हैं, वो अमेरिका में ही ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे भाई साहब इनको जल्दी इनके घर भेजो। घर नहीं, वृद्धाश्रम टाइप की किसी जगह भेजो, जहाँ जाए भजन टाइप का कुछ हो तो वैसा करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अति किए जा रहे हैं, अति एकदम। नोबेल प्राइज विनर हैं ये मचादो लेडी है, कैरिनो मचादो, इनको शांति का नोबेल दिया गया वेनेजुएला में। समझिएगा, वेनेजुएला जिस पर अमेरिका ने अटैक किया और वहां के निकोलस मादुरो को उठा लिया, उसी वेनेजुएला की रहने वाली ये लेडी है, और इसको नोबेल प्राइज कमेटी ने नोबेल प्राइज दिया, पीस प्राइज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रंप को दे दिया, और इन्होंने ये कहा है, लिखा है इस पर, In gratitude for your extraordinary leadership in promoting peace through strength, advancing diplomacy and defending liberty and prosperity। ट्रंप भाऊ की शक्ल देखिए। ट्रंप भाऊ सालों से कह रहे हैं कि हमको ही मिलना चाहिए, हमने भारत पाकिस्तान रुकवा दिया, हम कहीं लड़ते नहीं हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। नोबेल पीस कमेटी वालों ने इनको नहीं दिया, वो दे दिया मचादो को। अब मचादो जिनको क्या चाहिए जानते हैं? मचादो को चाहिए वेनेजुएला में गद्दी, क्योंकि निकोलस मादुरो नहीं है, ये वहाँ के ऑपोजिशन की भी लीडर है। हाल फिलहाल ट्रंप का मूड इनके प्रति खराब था, क्योंकि ये नोबेल पीस प्राइज विनर है। तो इन्होंने क्या किया, अपना नोबेल पीस प्राइज दे दिया ट्रंप को। बोला इसी बहाने कम से कम हमारा नाम तो लगाओ कि हम ही को बिठा दोगे वहाँ पर। और अब ये वाली तस्वीर अद्भुत। हमारे यहाँ भी ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने खुद के जीते जी खुद को भारत रत्न दे दिया। कलाकारों का नाम नहीं बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप यहीं रुक नहीं रहे हैं, अब नोबेल पीस प्राइज मिला है तो रोज ग्रीनलैंड की वाली कहानी आपको पता है। वेनेजुएला करने के बाद उनका घमंड या ताकत कह लें या मन बढ़ना जो कहते हैं, उनका मन बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं मानूंगा और ग्रीनलैंड तो मैं लेके रहूंगा, चाहे ऐसे लूं चाहे वैसे। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो रूस चाइना कर लेंगे, इसीलिए अमेरिका को ये करना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी के लिए, पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अब ये चाहिए कि जिद में हो ये गया है कि उस इलाके का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड का इलाका, आर्कटिक ओशन के ऊपर का इलाका, वहाँ जो ग्रीनलैंड है वो पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन वहाँ का तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ अब नाटो अपनी सेनाएं भेज रहा है। यही नहीं, एक बड़ी खबर ये आ गई कि ग्रीनलैंड के ऊपर F-35 जो डेनमार्क के पास है, वो ग्रीनलैंड के ऊपर एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं, रिफ्यूलिंग मिशंस को। ये अमेरिका को और गुस्सा दिला सकता है। वहाँ के प्रीमियर हैं ग्रीनलैंड के, इन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, हमको डेनमार्क के साथ ही रहना है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये कौन है, इसको तो हम जानते ही नहीं। That's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. ग्रीनलैंड के ऊपर F-35 का उड़ान भरना और रिफ्यूलिंग मिशन जो है एक तरह से अमेरिका के पारे को, गुस्से वाले पारे को 7वें आसमान पर बढ़ा सकता है।
F-35 बनाता कौन है? लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की कंपनी है। लेकिन चूंकि डेनमार्क नाटो का हिस्सा है तो उसके पास F-35 है, और वो F-35 किसको दिखा रहा है कि भाई ऑलरेडी डेनमार्क ये कह चुका है कि अगर अमेरिका का मिलिट्री एक्शन इस इलाके में होगा तो हम गोली चलाने से पहले पूछेंगे नहीं। दूसरी तरफ फ्रांस ये कह रहा है कि भाई अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा खेलोगे तो हमारे साथ व्यापार भूल जाना, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका को व्यापार भूल जाना चाहिए। इसके अलावा जो विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जर्मनी के सोल्जर्स हैं जो ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं। जी हां, यानी वहां यूरोपीय देशों ने ट्रंप के थ्रेट को सीरियस लिया है, क्योंकि उनको पता है ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और यही कारण है कि वहां अब सैनिक भी भेजे जाने लगे हैं। यही वो तस्वीर है जो अमेरिका को और नाराज कर सकता है। साथ ही ये कहा जा रहा है, ट्रंप ने ये कहा कि आई एम ए टैरिफ किंग। I'm the tariff king, and the tariff king has done a great job, and I hope we win the Supreme Court case, because if we don't, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो जो ग्रीनलैंड का विरोध करेगा हमारे एक्शन का, उन सब के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। क्यों? ट्रंप क्या है? ट्रंप है टैरिफ किंग। वो कह रहे हैं मैं टैरिफ से सबको लाइन पे ले आऊंगा। अब सवाल है कि क्या नाटो अमेरिका के खिलाफ जाएगा, क्योंकि अमेरिका खुद भी नाटो का मेंबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर हम नाटो से बाहर आ गए तो फिर नाटो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि खर्च हम उठाते हैं, सेना हम देते हैं, हथियार हम देते हैं। ये पूरी कहानी है। लेकिन यूरोपीय देश इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ सकते। कल को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद पता लगे अगर डोनाल्ड ट्रंप का मन किसी यूरोपीय देश पर भी कब्जा करने का हो गया तो। इसीलिए यूरोप के देश ये समझते हैं कि डेनमार्क की ये अकेले की लड़ाई नहीं है। दूसरा, नाटो ने एक रिपोर्ट जारी की है। नाटो की रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि ग्रीनलैंड को बचाना आसान है। यानी अगर नाटो ये ठान ले, डेनमार्क ये ठान ले कि हमको ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करना है, तो वो इसको अमेरिका से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहली बात, ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी है 5000 किलोमीटर, जबकि डेनमार्क की दूरी, यूरोप की दूरी करीब 2500-3000 किलोमीटर है। यानी सप्लाई लाइन जो है, मतलब सामान, रसद, हथियार पहुंचाना किसके लिए आसान है? यूरोप के लिए। दूसरा, ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड कोई वैसा थोड़ी है, खेत नहीं है, जमीन नहीं है, वैसा नहीं है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बहुत लिमिटेड है, और वो ऑलरेडी डेनमार्क के कब्जे में है। दूसरा, वो कह रहे हैं इम्पैसिबल टेरेन का मतलब है 80% तक जो है बर्फ है सब जगह, तो कुछ भी जमीन के नीचे या जमीन पर कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सेनाओं का मूवमेंट कैसे होगा? मुश्किल काम है। आगे वो कह रहे हैं डिफेंसिव चौक पॉइंट्स कह रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन ग्रीनलैंड में घुसने की कोशिश करेगा तो ग्रीनलैंड में जो है वहां पर कुछ एकदम आइडेंटिफाइड चोक पॉइंट्स हैं, अगर उनको बंद कर दिया गया तो फिर ग्रीनलैंड में अमेरिकी फोर्सेस का आना मुश्किल हो जाएगा। मैरीटाइम कंट्रोल एडवांटेजेस का मतलब ये है, ऑलरेडी समंदर बर्फ बना हुआ है, अगर उसके नीचे यूरोप का या नाटो की कोई सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जाके वेट कर रही होगी, तो उसको ट्रैक कर पाना, उसको डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल काम है। आगे वो ये कह रहे हैं आर्कटिक वेदर कंडीशन, अमेरिका के वहां पर अभी भी करीब 150 के आसपास सिपाही हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल डेनमार्क के पास है। ये जो आर्कटिक का वेदर कंडीशन है वो बहुत मुश्किल है, और ये अमेरिकी सैनिकों को मुश्किल पैदा करेगा। दूसरा, ये कह रहे हैं एयर सुपीरियरिटी एंड सर्विलेंस, यहाँ जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं या फिर एयर डिफेंस होगा या एयर सुपीरियरिटी के जो भी वहाँ इक्विपमेंट्स होंगे वो सब के सब नाटो के हैं, डेनमार्क के। यानी अमेरिका वहाँ अपने एयर डिफेंस तैनात कर पाना मुश्किल है जब तक कि पूरा ग्रीनलैंड पर कब्जा न कर सके। और ऐसे में अगर अमेरिका यहाँ हवाई कार्रवाई करना चाहेगा तो आपने देखा ये विजुअल, F-35 ऑलरेडी ऊपर उड़ रहा है, तो इसके लिए फिर डेनमार्क एक्शन लेगा तो मुश्किल की घड़ी होगी अमेरिका के लिए। एक और पॉइंट है जिसमें बात की गई है स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड डिस्पर्सल की। कहने का मतलब यह है दोस्त कि अमेरिका अटैक अगर कर भी देगा ग्रीनलैंड पर तो कब्जाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत तगड़ी लड़ाई लड़नी है, और सबसे ज़्यादा तो वहाँ के कंडीशन से।
जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ग्रीनलैंड का, वो मुश्किल खड़ी करेगा अमेरिकी फोर्सेस के आगे। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी उसमें रमे हुए हैं, यानी नाटो के जो देश हैं या फिर डेनमार्क के सैनिक जो हैं, वो ऑलरेडी वहाँ रमे हुए हैं, उनको सभी चीज़ों का पता है। इसीलिए, और जो भी आधारभूत संरचना थोड़ा बहुत है, वो सब का सब डेनमार्क के कब्जे में। इसलिए अमेरिका के लिए ये कब्जा आसान नहीं होने वाला है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि अमेरिका क्यों चाहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा करना। वो तो एक हिस्सा ये है कि कभी भी उसको जो लगता है कि उसकी लड़ाई कभी होगी तो वो रूस या चीन से होगी। वो इसीलिए चाहता है कि ग्रीनलैंड पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो उस होने वाली लड़ाई, जो अधिकतर संभावना ये है कि या तो समुद्री होगी या फिर हवाई लड़ाई होगी, मिसाइलों वाली लड़ाई होगी। तो अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड में अगर हमारे अमेरिकी बेसेस एयर डिफेंस होंगे तो हम यहीं, यानी 5000 किलोमीटर दूर ही अमेरिका से दुश्मन के तमाम थ्रेट्स को, मिसाइलों को हम हवा में मार गिराएंगे। अमेरिका इसीलिए यहाँ पर चाहता है। दूसरा, इस जमीन के नीचे बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसके लिए अधिकतर अभी चीन पर निर्भर है। तो वो ये चाहता है कि अगर यहाँ पर पैसा खर्च करने के बाद भी खेल शुरू कर दें तो अमेरिका जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में दुनिया के दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। कुछ ये मेजर चीज़ें हैं। दूसरा, जो द्वितीय विश्व युद्ध था 50 से 60 के बीच, उस समय इस इलाके में बहुत सारे अमेरिकी सैन्य अड्डे थे, बहुत सारे, कई सारे एयर बेसेस थे, इसके अलावा सप्लाई लाइंस थी, और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक जो है ऑलरेडी तैनात थे। द्वितीय विश्व युद्ध का समय खत्म होता है, बाद में यहाँ से धीरे धीरे करके अमेरिकी सैनिक और वो सैन्य ठिकाने बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और अब वो जो कुछ है भी, अगर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बचा हुआ, वो सब बर्फ़ के नीचे है। तो वो बेहद खर्चीला काम है। अब एक ही सिंगल बेस बचा है अमेरिका का, जहाँ पर करीब 150 से 200 अमेरिकी सैनिक हैं, वो है पिटुफिक स्पेस बेस में। और वो भी सैन्य अड्डा नहीं है, एक स्पेस बेस है जहाँ सैटेलाइट वगैरह की निगरानी के लिए एक स्पेस स्टेशन जैसा कुछ बना करके रखा हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका ये चाह रहा है कि एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हम कब्जा लें जो अमेरिका पर होने वाले हमले को, जहाँ पर हम पहले से ही हमारे ऊपर होने वाले हमले को हम बीच रास्ते में तबाह बर्बाद कर दें। लेकिन नाटो इसको अपने थ्रेट के रूप में ये देख रहा है कि इसका मन बढ़ेगा तो कल को कुछ और कहेगा कि भाई नहीं नहीं, हमको यूरोप में तैनाती चाहिए। और यही कारण है कि नाटो के तमाम मेंबर, 6 से ज़्यादा देशों ने उस इलाके में, ग्रीनलैंड के इलाके में अपनी सेनाओं को भेज दिया। हमने आपको दिखाया कैसे जर्मनी के सैनिक उतर रहे हैं वहाँ फ्लाइट से, और उनके आने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो कुछ विरोध करेगा उस पर हम टैरिफ बढ़ाते चले जाएंगे। यानी एक बात समझिएगा, ये ग्रीनलैंड वाली कहानी मजाक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये करने ही वाले हैं, ये करने ही वाले हैं, 2026 में ही करेंगे। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कब, और क्या यूरोप केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, केवल ये तैयारी दिखाने की तैयारी है, और जब लड़ने का मौका आएगा तो यूरोप हथियार डाल देगा। ये समय बताएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।